हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम जॉन मिल्टन के पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले जॉन मिल्टन की 2 वीडियोस आ चुकी हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स। मिल्टन की जो एज थी उसमें 3 प्रकार के पोइट्स पाए जाते हैं। रिलीजियस, हीरोइक, पुरिटन। ऑप्शन नंबर बी मेटाफिजिकल, कैबलियर, पुरिटन। सी मेटाफिजिकल, रोमांटिक, ड्रामेटिक। या ऑप्शन डी कैबलियर, रिलीजियस या क्लासिकल। तो जो हमारा 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल, कैबलियर और पुरिटन। ये 3 प्रकार के पोइट्स पाए जाते हैं जो कि मिल्टन की एज से बिलोंग करते हैं। अब मेटाफिजिकल किसे कहते हैं? जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं, मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, और फिजिकल, जो फिजिकल का मतलब बॉडी या शरीर, जो बॉडी या शरीर के बियॉन्ड बात करते हैं, ऐसे पोइट्स मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते थे। और ये जो पोइट्स थे इनमें सबसे बड़ा जो नाम आता है या जिससे हम कहते हैं जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट के, जो हम ये कह सकते हैं कि फाउंडर थे। जॉन मेटाफिजिकल पोइट्री के फाउंडर माने जाते हैं। इनके साथ साथ जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रासा, अब्राहम काउले, ये सभी लोग मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है मेटाफिजिकल, कैबलियर और पुरिटन। ये 3 प्रकार के जो पोइट्स होते हैं वो मिल्टन की एज में आते हैं। कैबलियर जो कि कैरोलिन एज से बिलोंग करते थे, ऐसे पोइट कैबलियर कहलाते हैं। और पुरिटन जो कि आप जानते हैं कि मिल्टन पुरिटन एज से बिलोंग करते थे, वो खुद ही एक पुरिटन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। फॉरबिडन ट्री refers to the tree of knowledge, the tree of ignorance, the tree of pleasure, none of these। तो हमारा जो 32 हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर ट्री ऑफ नॉलेज, द ट्री ऑफ नॉलेज। आप सभी को पता है कि जो द ट्री ऑफ नॉलेज यानी कि गार्डन ऑफ ईडन में पाया जाता है। जिस पेड़ के फल को खाने से आपको नॉलेज प्राप्त होती, तो जो गॉड होते हैं उन्होंने एडम और यू को ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ जो ट्री का पेड़ था उससे उसके फ्रूट को खाने से मना किया था। तो फॉरबिडन ट्री रिफर्स टू द ट्री ऑफ नॉलेज, और पैराडाइज लॉस्ट में ये फॉरबिडन ट्री पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या है? फॉल ऑफ वुमेन, फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ सैटर्न, फॉल ऑफ गॉड। एक्चुअल में फॉल ऑफ वुमेन है। तो जो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ मैन। फॉल ऑफ मैन ये पैराडाइज लॉस्ट की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। मिल्टन रोज द पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने पैराडाइज लिखा था ड्यूरिंग जैकोबिन पीरियड, ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड, आफ्टर किंग चार्ल्स रेस्टोरेशन, नन ऑफ दीज। हमारा 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग जैकोबिन पीरियड। अब ये जैकोबिन पीरियड क्या होता है आप सभी को पता होगा। आफ्टर एलिजाबेथ, जब एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है तो जेम्स 6 ने 1603 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं। और वहीं से क्या होता है, जेम्स के नाम की वजह से ही जैकोबिन पीरियड स्टार्ट हुआ। एक्चुअल में जो जैकोबिन होता है वो एक लैटिन वर्ड होता है जैकब्स, जिसका जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है जेम्स। तो जैकोबिन पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जेम्स 6 ने 1603 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं।
इसकी वजह से जैकोबिन पीरियड स्टार्ट होता है। लेकिन जो पैराडाइज लॉस्ट था वो तो बहुत बाद में लिखा गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जैकोबिन पीरियड था उसके लास्ट में पैराडाइज लॉस्ट लिखा जाता है। तो एक्चुअल में ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये रिफॉर्मेशन और जैकोबिन पीरियड के बीच की कड़ी को माना जाता है, यानी कि उसमें लिखा गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूरिंग जैकोबिन पीरियड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट द सीन ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में जो सीन होती है वो कहाँ स्टार्ट होती है? हेवन में, अर्थ में, हेल में, एन ऑफ दीज। जो हमारा 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल। जो पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट स्टार्ट होती है, जो इसका एक्शन का जो प्लेस होता है वो हेल में स्टार्ट होता है, हेल से स्टार्ट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सैटर्न सेड्यूसेस। सेड्यूसेस का मतलब होता है किसी को लालच या प्रलोभन देकर उसको अपने तरफ मिला लेना, यानी कि अपने जाल में फंसा लेना। तो इसमें पूछा जा रहा है सैटर्न सेड्यूस करता है किसको? डायना को, एडा को, ऊना को, यू को। हमारा जो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यू। 36 का करेक्ट आंसर यू हो जाएगा। सैटर्न यू को कैसे सीड्यूस करता है, यानी कि जब यू गार्डन ऑफ ईडन में रहती है तो सैटर्न एक सरपेंट का रूप धर के जाता है और उसको जो है अपनी बातों में फंसा लेता है। इस तरीके से वह यू को सीड्यूस कर लेता है, यानी कि बहला फुसला लेता है और उसे नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज जो फ्रूट होता है उसे खाने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इविल इज रिप्रेजेंटेड बाई। इविल का मतलब होता है, यहाँ शैतान से लिया गया, सैटर्न से। इविल इज रिप्रेजेंटेड बाई एडम, एवल, बुल या सरपेंट। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरपेंट। फिर से हम चलते हैं गार्डन ऑफ ईडन में जब सैटर्न सरपेंट का रूप धारण करके आता है तो उसने यू को प्रलोभन देता है और कहता है कि यदि तुम ट्री ऑफ नॉलेज का जो फ्रूट है उसको खा लोगी तो तुम्हें भी यानी कि हर बात की जानकारी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी। वो सांप के भेष में होते हुए भी बोलता है, तो इस तरीके से जो यू होती है उसकी बातों में पड़ जाती है और ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लेती है। तो यहाँ पर इविल जो रिप्रेजेंट किया गया वो कैसा है? सर्प के रूप में, क्योंकि वो सांप का जो फेस होता है वो धारण करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मिल्टन इन्वोक्स। पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन होते हैं बुक फर्स्ट में ही इन्वोक्स करते हैं किसको? हेवेनली म्यूज, गॉडेस डायना, लेडा, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेवेनली म्यूज। आप सभी को पता है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में सबसे पहले मिल्टन हेवेनली म्यूज को इन्वोक करते हैं और कहते हैं कि आप आइए और जो इपिक है, ग्रेट इपिक है, इसको लिखने में आप मेरी मदद कीजिए। तो हेवेनली म्यूज को हम होली स्पिरिट भी कहते हैं, होली स्पिरिट भी कहते हैं, या इसको यूरेनिया के रूप में भी संबोधित करते हैं। और ये बुक फर्स्ट में जो इन्वोक करते हैं, बुक फर्स्ट में और बुक 7 मिल्टन बुक फर्स्ट और बुक 7 में हेवेनली म्यूजेस को क्या करते हैं? इन्वोक्स करते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जस्टिफाई कर सकें। एक लाइन दिया गया था, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन,
ताकि वो इस लाइन को जस्टिफाई कर सकें, और इपिक को लिखने में इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण थी। और रोमन माइथोलॉजी होता है उसमें जो गॉडेस डायना है उनको मून और चाइल्ड बर्थ की देवी माना जाता है। क्या मून और चाइल्ड बर्थ की देवी माना जाता है किसको? गॉडेस डायना को। इसके साथ साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो लेडा होती है, आप सभी को पता होगा W.B. ईट्स ने एक पोएम लिखा था लेडा एंड द स्वान। ये बहुत ही फेमस पोएम होती है। और जो लेडा होती है वो स्पार्टा की रानी होती है। लेडा क्या होती है? स्पार्टा की रानी होती है, जिसको ग्रीक जो देवता ज्यूस होते हैं हंस का वेश धारण करते आते हैं, हंस के रूप में आते हैं और लेडा के साथ यानी कि ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं। तो ये जो फेमस पोएम थी W.B. ईट्स ने लिखा था लेडा एंड द स्वान नाम से। तो हमने इसमें तीनों के जो ऑप्शन थे उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। मिल्टन वॉज टू बिजी टू मच मिस हिज वाइफ। मिल्टन वॉज टू बिजी टू मच मिस हिज वाइफ। कह रहे हैं मिल्टन बहुत ज़्यादा बिजी थी टू मच मिस हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को ज़्यादा मिस करती थी। हु सेड, किसने कहा? बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, अल्बर्ट, नन ऑफ दीज। जो हमारा 39 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन। ये लाइनें डॉक्टर जॉनसन ने कही थी। डॉक्टर जॉनसन ने कहाँ पर कही थी? आप सभी को पता है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स 1779 to 81 इन्होंने लिखा था। लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स 1779 to 81। और इसमें उन्होंने लाइफ ऑफ मिल्टन के अंतर्गत यह उल्लेख किया था कि मिल्टन अपनी फर्स्ट वाइफ जो मेरी पावेल थी उनके जाने के बाद बहुत दुखी नहीं हुए थे, क्योंकि वह शादी के कुछ समय बाद ही अपने मायके चली जाती हैं। वो मिल्टन के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी एज बहुत कम थी और मिल्टन की एज बहुत ज़्यादा थी, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो वो बहुत जल्दी ही मायके चले जाती हैं। तो इसकी वजह से वो मिल्टन बहुत ज़्यादा दुखी नहीं थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मिस नहीं किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हिज स्टाइल इज दैट ऑफ a scholar writing of a scholar। Who said, किसने कहा था? किसने कहा his style, उसकी स्टाइल इज ऑफ दैट a scholar writing, एक स्कॉलर की राइटिंग है, ऑफ a scholar, एक स्कॉलर के लिए। ये किसने कहा था और किसके लिए कहा था? 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर वाल्टर रैले। सर वाल्टर रैले इनका पूरा नाम था। सर वाल्टर रैले ने अपनी एक किताब लिखी थी, अपनी एक बुक लिखी थी मिल्टन 1900 में। इन्होंने जॉन मिल्टन की शैली के बारे में डिस्कस किया था और इन्होंने कहा था मिल्टन की जो राइटिंग है वो एक ग्रांड स्टाइल और ज्ञान से बहुत ही ज़्यादा फुलफिल है। तो सर वाल्टर रैले ने ये जो कमेंट दिया था, हिज स्टाइल इज़ दैट ऑफ अ स्कॉलर राइटिंग ऑफ अ स्कॉलर, ये कमेंट दिया था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कमेंट किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ इम्पर्सनल सोनेट, पर्सनल सोनेट, डार्क सोनेट या सेंसुअल सोनेट? 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल सोनेट। आप सभी को पता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन का एक पर्सनल सोनेट है। इस सोनेट में इन्होंने अपने आप के बारे में बताया गया कि वो कैसे ब्लाइंड हुए, क्यों ब्लाइंड हुए, यानी कि सारी बातें अपने लिए ही लिखी हैं। तो इनका एक पर्सनल सोनेट हो जाएगा। इम्पर्सनल सोनेट वो होता है जिसमें आप अपने बारे में ना बात करते हुए किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सेंसुअल सोनेट जिसमें हम लव का जो थीम होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सेंसुअल सोनेट हो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पर्सनल सोनेट है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। मिल्टन इज नोन फॉर, मिल्टन जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? इपिक सिमलीज, बैलेट्स, लिरिक पोएट्री या सिमलीज? हमारा जो 42 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इपिक सिमलीज। मिल्टन अपनी इपिक सिमलीज के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ग्रेट इपिक्स ही लिखा था और उसमें मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में इपिक सिमली या हम कह रहे हैं होमरिक सिमली के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने होमर की स्टाइल को कॉपी करने का प्रयास किया था। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को 10 बुक्स में लिखा, फिर वो इपिक की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता था क्योंकि 12 बुक्स होनी चाहिए, तो उन्होंने बाद में इसको 12 बुक्स में पब्लिश किया। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो मिल्टन थे अपनी इपिक सिमलीज के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी महाकाव्य में बहुत ही ज़्यादा सिमली का उपयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मिल्टन अ बिलेटेड एलिजाबेथन टीएस आगे बढ़ा लेंगे, एलिजाबेथन एंड द ग्रेट पोएट ऑफ 17th सेंचुरी adopts the style of पेट्रार्क इन राइटिंग। पेट्रार्क एक फेमस कवि थे। कहा जा रहा है कि मिल्टन एक लेट एलिजाबेथन ग्रेट पोएट है 17th सेंचुरी के, जिन्होंने पेट्रार्क की स्टाइल को अडॉप्ट किया था। किस चीज़ में? बैलेट्स में, लिरिक्स में, ट्रेजेडीज में या सोनेट्स में। तो जो हमारा 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनेट्स। आप सभी को पता है कि मिल्टन ने बहुत ही अच्छे अच्छे सोनेट्स लिखे थे, इसीलिए मिल्टन के सोनेट को हम मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, ये सोनेट के प्रकार हैं। तो इस तरीके से जो पेट्रार्क की स्टाइल को कॉपी जो किया था इन्होंने, वो किसके लिए किया था? अपनी सोनेट्स के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिगिंस विद, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की शुरुआत होती है कहाँ से? व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई थिंक हाउ माई लाइट इज स्पेंट, when I reflect how my light is spent, when I consider how my eye light is spent। तो ये 4 ऑप्शन, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? when I consider how my light is spent। कहते हैं कि मुझे तब ज्ञात हुआ जब मुझे पता चला कि मेरी लाइट का मतलब यहाँ आइज आँखें हैं, आँखों की रोशनी जा चुकी होती है। यही से इस लाइन की शुरुआत होती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सोनेट भी और इस तरीके से इसकी ओपनिंग लाइन भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट हैज़, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट होती है बुक फर्स्ट में क्या होती है? कितनी लाइनें पूछी गई? लाइन्स पूछी गई है 797 लाइन्स, 800 लाइन्स, 1002 लाइन्स, 1004 लाइन्स। तो बुक फर्स्ट में कितनी लाइन्स होती हैं पैराडाइज लॉस्ट की? जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1797 लाइन्स। बुक फर्स्ट में 1797 या 1798 लगभग में है और बुक सेकंड में 1055, बुक थर्ड में 742, बुक फोर में 1015, बुक फाइव में 907, बुक सिक्स में 912, बुक सेवन में 640, बुक एट में 653, बुक नाइन में 1189, the longest book, book number 9, 1189 lines, book 10, 1104 lines,
11 901 लाइन्स, 12 649 लाइन्स। तो ये सभी बुक्स की लाइन्स हैं, जिसमें से बुक नंबर 9 सबसे लंबी बुक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट बुक में 797 लाइन या 98 लाइन्स अगर लगभग में आती हैं तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में मिल्टन के।